नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। आज मैं यूपी के कानपुर शहर में हूं और मेरे साथ एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंट स्टूडेंट है अमित निरंजन। अमित जी ने 6 सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाई किया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। एक सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाई करने में स्टूडेंट्स को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये बड़ा चैलेंज लगता है, लेकिन अमित ने एक एग्जाम्पल प्रेजेंट किया है तमाम स्टूडेंट्स के सामने कि उन्होंने 6 सब्जेक्ट में 6 विषयों में उन्होंने नेट क्वालिफाई किया है। और अमित की कहानी ये बताती है कि अगर आपको वाकई पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। और अमित मेरे साथ है, ये अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताएंगे और आपको नेट एग्जाम के बारे में भी बताएंगे कि अगर आप नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो कैसे पढ़ाई करें, कौन सी बुक्स पढ़ें, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए और स्टडी पार्ट को कैसे कंप्लीट करना चाहिए। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे शो में। अमित जी, ये बताइए, ये तो मतलब एक पैशन भी है, थोड़ा सिनिकल भी लगता है कि 6 सब्जेक्ट में आपने क्वालिफाई कर लिया। मैम, यूजीसी नेट एक बहुत ही सिस्टमैटिकली देने वाला एग्जामिनेशन है और ये सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है। ये कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशन देता है आपकी सब्जेक्ट नॉलेज के लिए। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप किसी सब्जेक्ट के बारे में बेहतर जानना चाहते हैं, तो ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आपके 11th 12th से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की स्टडी को पूरी तरीके से एनालिसिस और इवैल्यूएट कर लेता है। ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स निकालना एक बड़ा सिस्टमैटिक अप्रोच थी मेरी, कि पहले कॉमर्स को निकालना, क्योंकि मैं कॉमर्स ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट था। देन उसके बाद कॉमर्स अगर पढ़ा है तो फिर इकोनॉमिक्स व्यूज़ को ना समझें, थोड़ी बात अधूरी रह जाती है। देन उसके बाद इकोनॉमिक्स हुआ। नेक्स्ट स्टेप ये था कि मैनेजमेंट है, एवरीथिंग इज़ ऑल अबाउट द मैनेज द थिंग्स। तो मैनेजमेंट भी कोर एक फील्ड आती है कॉमर्स की, उससे भी कवर अप किया, क्योंकि एक टीचर रहा हूँ और एक पर्पस यही रहा है कि सही एजुकेशन डिलीवर करना। तो एजुकेशन की जो पॉलिसीज़ और प्रिंसिपल्स बनाए हमारे एक्सपर्ट ने, तो एक सब्जेक्ट तरीके से डेवलप हुआ। तो इस सब्जेक्ट में क्या था, क्या थ्योरीज थी, तो फिर मैंने एजुकेशन से निकाला। मतलब 2010 से आपने नेट क्वालिफाई करना शुरू किया। पहले आपने कॉमर्स किया, फिर इकोनॉमिक्स, फिर मैनेजमेंट। क्योंकि आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, जब आप कॉमर्स पढ़ रहे थे, तो आपको लगा कि ये तो इकोनॉमिक्स भी इसी में आता, तो आपने आपने नॉलेज को एक्सपेंड करने के लिए पढ़ा, या लगा कि नहीं एक एग्जाम क्वालिफाई करना चाहिए? तो मैम, इंपॉर्टेंट ये था कि नॉलेज को एक्सपैंड करना। मैं सिर्फ अपनी नॉलेज को एक पर्टिकुलर सेक्टर या पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं स्टेबल करना चाहता था। मेरे नज़रिए में पॉलिटिकल इश्यूज़ भी इंपॉर्टेंट हैं, मेरे नज़रिए में सोशल इश्यूज़ भी इंपॉर्टेंट हैं। तो जब इनके बारे में आप थ्योरीज और इनके बारे में आप आइडिया लेते हो तो एक सब्जेक्ट तैयार होता है। तो क्यों ना इस सब्जेक्ट को अपने पोस्ट ग्रेजुएशन यानी अपने एक डिग्री के साथ जोड़ें, जिससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आप लोगों को जस्टिफाई भी कर पाएंगे। तो बस एक नॉलेज एक्सपेंशन था मैम पर्पस मेरा। तो आपने पहले 2010 में कॉमर्स किया, इकोनॉमिक्स किया, मैनेजमेंट किया। अच्छा, ये तो 3 सब्जेक्ट थे, ये तो रिलेटेड थे, लेकिन जो 3 और सब्जेक्ट थे, एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी, ये कैसे पढ़ने के लिए सोचा आपने? एजुकेशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है। जब आप चाहे आप क्लास 1 से लेकर क्लास 12 में या आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ाते हैं, तो चाइल्ड साइकोलॉजी को समझना, स्टूडेंट की साइकोलॉजी को समझना एक बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब्जेक्ट मेरा एक इंटरेस्टिंग पार्ट था, मुझे लगा कि नहीं इसमें क्या है। देन उसके बाद क्योंकि मैंने जैसा बताया कि पॉलिटिकल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा छात्रों पर हावी हो जाते हैं। क्यों हावी हो जाते हैं, क्या रीज़न है उनके, तो फिर मैंने पॉलिटिकल साइंस से निकाला। देन उसके बाद सोशल इश्यूज़, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जब तक हम सोशली अवेयर नहीं होंगे तब तक हम समाज को एक अच्छा मैसेज नहीं दे पाएंगे। सो दिस इज़ द ओनली रीज़न कि मैंने सोशलॉजी को चूज़ करा। तो लेकिन ये बताइए अमित जी, ये थोड़ा अजीब भी लगता है कि 6 सब्जेक्ट में, मतलब जब आप ये सब्जेक्ट की पढ़ाई कर, जाहिर सी बात है अगर आप एजुकेशन में नेट क्वालिफाई करें तो यूं ही तो नहीं हो गया, आपने बहुत पढ़ाई की होगी, बहुत टाइम दिया होगा। तो उस समय आपका माइंड फ्रेम, मतलब स्टूडेंट्स भी जानना चाहेंगे, उस समय आपकी क्या साइकोलॉजी थी, क्या माइंड फ्रेम था? एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और जस्ट यू आर एन्जॉइंग योर स्टडीज़, पढ़ने में मज़ा आ रहा है, या कभी ये सवाल नहीं आता था, ये कभी घर में भी जो पेरेंट्स भी कहने लगते हैं कि ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने जा रहे हो तो ये टाइम भी वेस्ट हो रहा है? क्योंकि आजकल तो यही होता है ना कि डिग्री लेना है और कुछ ना कुछ फटाक से जॉब लग जाए। तो आपका क्या माइंड फ्रेम था? नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होती मैम। और नॉलेज अगर आप जब आप सोसाइटी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और आपको लगता है कि आपकी सोसाइटी में एक बहुत ही बड़ी जगह है, तब अपने आप को आपको प्रूव करना होता है। अगर आप किसी भी विषय के बारे में बताना चाहते हैं तो उस बारे में आपको अपने आप को प्रूव करना होता है कि भाई मैं अगर इसको अच्छे से समझता हूँ तभी मैं लोगों को अच्छे से समझा पाऊँगा। पढ़ाई
करना जब स्टार्ट किया तो ये एक उद्देश्य था कि मैसेज अगर देना है तो उसके लिए आपको तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक ज्ञान नहीं लेंगे तो ज्ञान आप देंगे कैसे। तो कहीं ना कहीं ये एक मोटिवेशन रहा लोगों को, एक ये मैसेज देना कि कोई भी एग्ज़ाम टफ नहीं होता है। अगर आप कॉन्सेप्चुलाइज और कंटेंट बेस पढ़ेंगे तो किसी भी एग्ज़ाम को निकालना बहुत आसान होता है। तो बस यही एक पीछे मकसद था, इन एग्ज़ाम्स के थ्रू जितने लोगों का मैं भला कर सकूं वो मैं करूं। अच्छा, जो 6 सब्जेक्ट में आपने नेट क्वालिफाई किया, आपने एक रिकॉर्ड बनाया है, उस रिकॉर्ड के बारे में बताइए। मैम रिकॉर्ड का तो पहले मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कोई रिकॉर्ड बनेगा क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने सब्जेक्ट के इंटरेस्ट को डेवलप करता चला गया और पढ़ता गया। फिर मुझे कहीं से पता चला जब यूनिवर्सिटी में था तो उन्होंने बोला अमित, हमें नहीं लगता कि ऐसा किसी ने पूरे भारत में कभी किया होगा। तो जब पहली बार किसी ने ये बात बोली तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा इस बात का लगा कि इतने सालों की मेहनत, हर दिन अपने 2 या 3 घंटे डिवोट करना, अपने कहीं ना कहीं इंटरेस्ट को थोड़ा सेक्रीफाइस करके अपने इस इंटरेस्ट को डेवलप करना, तो क्या इसका ऐसा भी कोई रिवॉर्ड है? क्या ऐसी कोई ऐसी चीज़ है कि मैं ही अकेला हूँ? तो फिर मैंने यूजीसी को आरटीआई लिखा। मैंने कहा सर मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहता हूँ कि क्या ऐसा कभी इससे पहले किसी ने किया है? तो बड़ा शॉकिंग आंसर रहा कि उनके पास इसका कोई जवाब ही नहीं था। फिर मैंने कई यूनिवर्सिटीज़ में लेटर लिखे, पता किया कि ऐसा कुछ है। फाइनली पता चला कि नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं है। तो फिर मैंने अप्लाई करने की सोची कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में हर रिकॉर्ड बनते हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा तो रिकॉर्ड बने जो मोटिवेशन की तरफ ले जाता हो बच्चों को। कोई अजीब व गरीब रिकॉर्ड बनते हैं, लेकिन कोई ऐसा रिकॉर्ड जो बच्चा सोचे कि नहीं, अगर पढ़ाई के भी रिकॉर्ड होते हैं, पढ़ाई से भी कुछ हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो फिर मैंने मैम सिंपली कोई अवार्ड जीतना या कुछ उसको करना पर्पज़ नहीं था, यही मैसेज था कि अगर ये कोई रिवॉर्ड है तो क्यों ना इस रिवॉर्ड को एक अच्छे मैसेज की तरह प्रेजेंट किया जाए, बस इसलिए अप्लाई किया मैं। तो ये आपको अवार्ड किस साल मिला है? ये मैम ये अभी मुझे 19 दिसंबर 2020 में अवार्ड अनाउंसड हो गया एंड मुझे अभी 12 जनवरी को रिसीव्ड हुआ। मतलब आपको 6 सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाई करने वाला, यू आर द ओनली स्टूडेंट कि जिसने कि 6 सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाई किया और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आप। अच्छा, ये जो अब देखिए आपने फर्स्ट एक रिकॉर्ड मेंटेन किया, जाहिर सी बात है अब तमाम सारे स्टूडेंट्स आपको फॉलो करेंगे और पूरे देश में एक मोटिवेशनल स्टोरी जा रही है, बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा, जो ये अवार्ड हासिल करने के बाद क्या आपको लगता है कि आपके जो करियर प्रोस्पेक्टिव है उसमें क्या चेंज होगा? मैम चेंज तो मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी काफ़ी और बढ़ गई है, क्योंकि हर एक बच्चा उम्मीद से देख रहा है। लास्ट 10 दिनों से मैंने इस चीज़ को देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो उनका एक दर्द है वो निकल के सामने आता है कि सर कहीं ना कहीं एक चीज़ हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों, हम बहुत टाइम से दे रहे हैं, हम एक सब्जेक्ट से भी नहीं निकाल पा रहे हैं, बहुत बार अटेम्प्ट कर चुके हैं, कहीं ना कहीं डिप्रेशन आ रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, सर कैसे, सर कुछ तो बताइए, कैसे आप हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो जब ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि कैसे आप हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं, तो एक जिम्मेदारी बनी। तो इस जिम्मेदारी को प्रेजेंट कैसे किया जाए, तो मैंने कहा नहीं, इसको मैं अपने कुछ ऐसे मॉड्यूल, और मॉड्यूल को किनको, उन मॉड्यूल को प्रिंटेड यानी खुद की अपनी बुक्स और खुद के मेरे पब्लिकेशन, तो मैं अपने खुद के पब्लिकेशन के थ्रू इन बुक्स को, मतलब कोई स्टडी मटेरियल या कुछ ऐसी गाइड आप देना चाहते हैं? मैं प्रॉपर एक बुक में देना चाहता हूँ और वो कई सारे मैटर्स पर है, लाइक वो मेंटल हेल्थ पर भी है, डिप्रेशन पर भी, एग्जाम स्ट्रेटजी पर भी है, जो एक सिस्टमैटिक चैनलाइज से वो पब्लिश होती रहेंगी, जिससे कि स्टूडेंट अगर पढ़े तो उसके पास गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए, वो एक सही दिशा की तरफ आगे बढ़े। अच्छा, ये तो मैं अभी अगले सेगमेंट में आपसे पूछूंगी कि भाई नेट एग्ज़ाम की तैयारी बहुत बच्चे कर रहे हैं, वो कैसे पढ़ें, लेकिन आप ये बताइए कि क्या ये रिकॉर्ड हासिल करने के बाद होता ना कि आपको बहुत सारे जॉब के ऑफर आ रहे हैं, या आपको लग रहा है कि अभी आप बताइए अभी प्रेजेंटली आप कहाँ जॉब कर रहे हैं? प्रेजेंटली मैम मैं जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल में हूँ, वहाँ पर मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ कॉमर्स का, और ऑफर्स काफ़ी हैं, कई सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कोई कह रहे हैं आप प्रिंसिपल बन जाइए, कोई कह रहे हैं आप डायरेक्टर बन जाइए, कोई कह रहे हैं कि सर हम चाहते हैं आप हमारा एजुकेशन सिस्टम इन्हांस करें। कई कोचिंग इंस्टीट्यूट जो दिल्ली इस्टेब्लिश भी हैं, वो लोग कहते हैं सर हम चाहते हैं कि आप परमानेंट फैकल्टी हमारे यहाँ ज्वाइन करें, आप जो चाहें वो लें। तो ये लेकिन बट ऑनेस्टली मैं अभी जो कर रहा हूँ मैं उसमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता। मैं बिल्कुल अपनी जो पोजीशन है वो मेरी बिल्कुल परफेक्ट है, और इसके थ्रू यहीं पर रहकर
और इसी मैसेज को पॉजिटिवली मैं स्टूडेंट को कैसे देना चाहता हूँ, ये मेरी प्राथमिकता है मैम। ओके अच्छा, अब बहुत सारे स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं अमित कि आप ये बताइए, आपने नेट क्वालिफाई किया तो लोगों को 6 सब्जेक्ट में रिकॉर्ड बना है, लोगों को लगता है कि क्या ये स्टूडेंट बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्या ये शुरू से पढ़ने में बहुत होशियार थे। आप बताइए हाई स्कूल इंटर में कैसी आपकी परफॉर्मेंस थी? मैम ये बहुत ही आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और रियली ये इस क्वेश्चन का आंसर देना मेरा सबसे फेवरेट पार्ट होगा। मैं बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट कभी नहीं रहा, बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। और 10th की अगर मैं बात करूँ तो पर्टिकुलर, तो 10th में मेरे 59% थे। मीन्स एक वो ऐसा पार्ट था बिल्कुल शॉकिंग, था मैं किताबों में लगा रहता था। 10th बोर्ड को मैंने बड़ा उससे लिया कि नहीं ये बहुत ही टफ है, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। 59% रह गए। साइंस लेना चाहता था मैं, साइंस में और मैथ्स मिलाकर मेरे स्कूल का एक पॉलिसी थी 120 होने चाहिए, मेरे 119 थे। उस दिन 1 नंबर की इंपॉर्टेंस पता चली। बहुत कोशिश करी, स्कूल ने नहीं दिया साइंस। अच्छा। तो किस स्कूल से आपने किया? मैं एयरफोर्स स्कूल चकेरी में था, कानपुर में ही। तो फिर मैंने कहा कि मेरी जो टीचर थी उन्होंने मुझे गाइड करा। उन्होंने बोला कि अमित, हर सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो जो चीज़ 10th में नहीं कर पाए वो तुम 12th में कर सकते हो, थोड़ा तरीका बदल सकते हो। मार्क्स के पीछे भागने की बजाय कंटेंट के पीछे भागो, कॉन्सेप्ट के पीछे भागो, उसको तैयार करो। वो तैयार करना मैंने, तो उनका गाइडेंस मुझे मिला। और उसके बाद फिर मैंने 11th में स्कूल टॉप किया, 12th में मैंने अपना स्कूल टॉप किया। देन उस टाइम 12th में क्या सब्जेक्ट थे आपके? मैं कॉमर्स, फिर मैंने ऑप्ट करा, साइंस मिली नहीं तो फिर मैंने कॉमर्स लिया। अच्छा। और CBSE बोर्ड था मेरा। देन फिर कानपुर का एक बेस्ट कॉलेज है PPN PG कॉलेज। उस टाइम ये माना जाता था कि जो हायर स्कॉलर्स होते हैं सिर्फ उसमें जाते हैं। तो जब परसेंटेज अच्छे आ गए और जब ये लगा कि मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा, मैं मार्क्स के पीछे नहीं भागा, तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे रास्ते अपने आप खुलते चले गए। ग्रेजुएशन में फिर मैं सेकंड डिवीज़न नहीं आया, थ्रू आउट फर्स्ट रहा। फिर मैंने B.Ed में कॉलेज टॉप किया, MPhil में यूनिवर्सिटी टॉप किया, और फिर जिस भी एग्ज़ाम में मैं बैठा उसमें मैं हमेशा क्लियर कर रहा हूँ। अच्छा, ये बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे आपने कहा कि 10th में मार्क्स कम आए तो साइंस नहीं मिली, और ये बड़ा एक जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब हमारे देश में अगर आप देखिए, बड़ा पेरेंट्स का भी प्रेशर रहता है कि एक तो साइंस लेनी है और नीट क्वालिफाई करना है, JEE क्वालिफाई करना है, इतना ज़्यादा प्रेशर। अच्छा, स्टूडेंट्स जो हैं, पेरेंट्स खास तौर पे वो नहीं चाहते कि बच्चे, उनको लगता है कॉमर्स में क्या स्कोप होगा, मतलब बड़ा प्रेशर होता है बच्चा अगर पढ़ना भी चाह रहा है। जैसे ये आप एक एग्जांपल ऐसे हैं कि ठीक है, साइंस में अगर बच्चे ने अच्छा नहीं किया तो कॉमर्स में उससे भी कहीं ज़्यादा वो आगे जा सकता है। कई आपके पेरेंट्स ने कभी आपको प्रेशराइज किया? उन्होंने बोला तो मुझसे कभी भी नहीं। उन्होंने बोला कि देखो, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है सोसाइटी में। तो तुम्हारा जो ड्रीम है, जैसे सबका ड्रीम होता है IIT का टैग लगना, तो अब कॉमर्स लेने के बाद कभी कोई सोच सकता था कि वो IIT के कैंपस में रहेगा, पूरी फुल लाइफ एंजॉय करेगा, उनको सीनियर की तरीके। तो मैंने वही एक मैसेज है कि आप बहुत ज़्यादा दूर के सपने मत देखिए, आप पहले जो आपके सामने सपने हैं ना, पहले उनको पूरा कर लीजिए। जो चीज़ आपके फ्रंट में है, मेरे फ्रंट में 11th और 12th था, मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिया। जिसके बाद में मुझे पता चला कि JRF निकालने के बाद एक HSS डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंसेस, आप आराम से उसमें जा सकते हो। और IIT कानपुर, IIT दिल्ली बेस्ट IITs हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको लेते हैं। बस वो एक टारगेट सिंपल सा लिया और मैंने वहाँ पर अप्लाई किया, तो यूपी का फर्स्ट कैंडिडेट बना, जिसका IIT कानपुर में सिलेक्शन हुआ फॉर रिसर्च। तो ये एक मैसेज पूरी तरीके से मिट टूट गया। मेरे साइंस के जितने भी मेरे साथ के फ्रेंड्स थे, कोई IIT नहीं जा पाया था, कोई भी नहीं। तो जब ये न्यूज़ उनको लगी, बोलते हैं हमें तुम कॉमर्स लेकर IIT चले गए। मतलब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हर जगह हैं, जिस भी फील्ड आप लेंगे उसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फ़र्क इतना है कि पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा और स्टूडेंट्स को भी समझना पड़ेगा। हम सिंपल क्या करते हैं, हम गूगल कर देते हैं, ये चीज़ें। अच्छा, लोगों को लगता है कि IIT पहुंचने का एक ही बस रास्ता है, एक ही दरवाजा है, आपको JEE क्लियर करना है। JEE में नहीं हुआ, आप देखिए इस साल भी जिन बच्चों का JEE में नहीं हुआ, बहुत सारे, एक्चुअली मेरे चैनल पे ज़्यादातर स्टूडेंट नीट के और JEE के बच्चे हैं। जिसका JEE में नहीं हो पाता उसको लगता है नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ माई करियर, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। पेरेंट्स भी उसको ऐसा एहसास कराते हैं कि यू आर वर्थलेस, तुमने कुछ नहीं किया, बताओ तुम IIT में नहीं जा पाए। और आपकी कहानी ये बताती है कि भाई आपने साइंस भी लिया फिर भी आप IIT पहुँच गए। तो आप जो स्टूडेंट देखिए JEE नहीं क्लियर कर पाए हैं या किसी वजह से नीट नहीं हो पाया, आप
क्या उनको मतलब एक जो कहते हैं ना वो बड़ा ही ओवर स्ट्रेस है, डिप्रेशन में, पेरेंट्स उनसे ज़्यादा परेशान हैं, आप ऐसे स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनसे यही मैसेज देना चाहूँगा कि ज़रा थोड़ा हिस्ट्री में जाकर देखो, क्या IIT पहले आई थी या इन्वेंशंस पहले आए थे? सिंपल, IITs बाद में आई हैं, इन्वेंशंस पहले आए हैं। मैटर क्या करता है, आपका IIT में नहीं हुआ तो क्या आपको साइंस पढ़ाने के लिए टीचर ख़त्म हो जाएंगे या स्कूल्स या कॉलेज या इंस्टीट्यूट्स ख़त्म हो जाएंगे? अगर आपके अंदर काबिलियत है, आप किसी भी इंस्टीट्यूट से रहिए, आप अपना ऐसा रिसर्च वर्क करिए ना, और उस रिसर्च वर्क को आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर सिंपल तरीके से अप्लाई करिए और आपका रिसर्च पेपर सुना जाएगा। और अगर उसमें आपके कुछ ऐसे पार्ट्स, ऐसे पॉइंट आपने कवर करे, तो मैम वर्ल्ड में ऑर्गेनाइजेशंस बैठी हुई है जो टैग नहीं देखती, वो काबिलियत देखती हैं। फिर आपको उस काबिलियत के बेसिस पर आपको जो आपका फेवरेट कंट्री है वर्ल्ड में, आप जिस कंट्री में जाना चाहते हैं, आपका US फेवरेट है, UK फेवरेट है, आप बिल्कुल जाइए और वहाँ आपको वो इतने अच्छे हैंडसम अमाउंट में आपको सैलरी देंगे या उसका स्कॉलरशिप देंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं, वर्थ नॉलेज में थी, इंस्टीट्यूट में नहीं। अच्छा, एक बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट की, टैग। हमारे यहाँ जो सोसाइटी में टैग जो है ना वो बचपन से शुरू हो जाता है, मतलब बच्चे भी जो, जब बच्चे का एडमिशन KG नर्सरी में हुआ तो भी जो पेरेंट्स चाहते हैं कि बेस्ट स्कूल में, ब्रांडेड जो बड़े सो कॉल्ड बड़े स्कूल हैं वहीं एडमिशन कराना चाहते हैं। इस तरह जब यूनिवर्सिटी की बात आती है तो टॉप यूनिवर्सिटी में बच्चों को भेजना चाहते हैं, और इसी तरह से जब वो 12th के बाद बड़ा चैलेंज है कि सबको टॉप मेडिकल कॉलेज में जाना है, टॉप IITs में जाना है। आप कह रहे हैं कि नहीं, अगर आप इसमें नहीं भी जा पाते हैं, आपके लिए आगे करियर की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं या कुछ कर गुजरने का, कुछ हासिल करने का, वो रास्ता बंद नहीं होता है। कहीं आपके पेरेंट्स ने आपको कहा कि नहीं तुम IIT में नहीं जा पाए, ऐसा कुछ हुआ? नहीं मैम, ऐसा कभी भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनको ये पता था कि कहीं पर भी जाओ, संभावनाएं हर जगह हैं, बट जहाँ पर भी रहो अपना बेस्ट दो। मार्क्स मैटर नहीं करते, ना ही कोई एक टारगेट मैटर करता है कि नहीं तुमने जो एक टारगेट सेट कर लिया, अगर वो नहीं तो कुछ नहीं, तो लाइफ नहीं। ये सबसे गलत थॉट है। तो उन्होंने कभी नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जब तुम मेहनती बच्चे हो, मेहनत करते हो और हमें दिखती है मेहनत, तो फिर क्यों नहीं तुम्हें टारगेट मिलेगा। बस उनका ये जो एक फोकस था ना, वो बहुत स्ट्रेंथ देता था। अच्छा अमित, ये नेट क्वालिफाई करने के बाद 6 सब्जेक्ट में एक रिकॉर्ड बनाने के बाद कुछ चेंज आया आपकी लाइफ में? सेलिब्रिटी काइंड ऑफ फीलिंग आ रही है? मैम 10 दिन से तो कह सकते हैं कि हाँ आती है। जब रोज़ मॉर्निंग में फ्रेंड्स खुद कह देते हैं, स्टार्टिंग में 1-2 दिन तो लगा कि मैं ढूंढ रहा था, तो 3rd डे से होने लगा कि फ़ोन आते ही मॉर्निंग में सिंपल होता था, अमित तुमने ये वेबसाइट देखी? मैंने कहा नहीं, क्या हुआ? गूगल पर अपना नाम डालो और देखो ज़रा, गूगल पर नाम डालते ही तुम्हारे बारे में सब कुछ है, कितने न्यूज़ चैनल्स हैं, कितने न्यूज़ पेपर्स हैं, आज ये आर्टिकल आ गया, तो मतलब अच्छा लग रहा है। इसके बाद फिर लगता है कि अच्छा हाँ यस, मैंने कुछ हासिल किया है। अच्छा अब मैं नेट के बारे में पूछूंगी। आप बताओ, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो भी JEE वगैरह नहीं कर पाए, अभी वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो भी BE BSc BCom कर रहे हैं, आप बताओ कि वो पहले तो नेट क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम क्या एलिजिबल कितनी होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और कैसे वो तैयारी करें? मैम साल में ये 2 बार एग्ज़ाम होता है और आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट में आप आराम से पढ़ा सकते हैं। ये आपकी एक एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम होता है नेशनल लेवल पर। और एलिजिबिलिटी इसकी पोस्ट ग्रेजुएशन है। पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स आपको लाने हैं और उसके बाद आपको ये एग्ज़ाम का एक छोटा सा पैटर्न है। 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 होता है वो कॉमन फॉर ऑल होता है, हमारे टोटल जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, तो अप्रॉक्स 80 अप्रॉक्स सब्जेक्ट हैं, तो उसमें आप पेपर 1 सारे सब्जेक्ट्स का कॉमन आएगा। पेपर 2 होता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। अगर आप पेपर 1 में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, 50 क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप उसमें एटलीस्ट 35 या 36 क्वेश्चन आप नहीं कर पाए, तो पेपर 2 आपके ऊपर प्रेशर डाल देगा। पेपर 2 में आपको 100 क्वेश्चंस में से, अच्छा पेपर 1 जो है 50 मार्क्स का होता है? ना 50 क्वेश्चंस होते हैं। और कितने मार्क्स का टोटल होता है? इंटू 2 कर लीजिए। अच्छा जी, सेम स्ट्रैटेजी इसमें होती है आपके, इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें भी इंटू 2 कर लीजिए, तो 300 में आपका इवैल्यूएशन हो जाएगा। और अगर आप पेपर 2 की बात करते हैं तो पेपर 2 में आपका एक टारगेट होना चाहिए 60%, मतलब एटलीस्ट आपको 60 क्वेश्चन सही करने ही करने हैं और वहाँ आपको करीब 35 to 36 क्वेश्चन आपको करेक्ट करने हैं।
अगर आप इतना टारगेट लेकर चल रहे हैं तो डेफिनेटली आपका क्लियर होगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल जैसे आपने तो 6 सब्जेक्ट किया, मैं एक सब्जेक्ट की बात करती हूँ, पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस में कोई स्टूडेंट नेट क्वालिफाई करना चाहता है, एक तो उसको पीजी में उसका 55% मार्क्स होना चाहिए, और जब वो पेपर 1 करेगा तो आप कह रहे हैं 50 में कम से कम 35 आपके करेक्ट आंसर्स होने चाहिए। अच्छा, जो पेपर 1 है उस वो क्या, जैसे आपने कहा वो कॉमन फॉर ऑल होता है, उसमें क्या क्या किस तरह के सवाल आते हैं? मैम उसको उन्होंने सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, चाइल्ड पेडागोजी हो गई, इसके बाद आपका चाइल्ड साइकोलॉजी के क्वेश्चंस हो गए, हायर एजुकेशन हो गया, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस हो गए, मैथ्स आ गया, कॉम्प्रिहेंसिव हो गए, अनसीन पैसेजेस हो गए, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी हो गई, करंट अफेयर्स हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, एंड यूजीसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक कॉम्बिनेशन है। अच्छा जी, पूरा एक 10 सेक्शंस इन्होंने डिवाइड कर रखे हैं, और इन 10 सेक्शन को आपको अलग अलग डिवीजन के साथ पढ़ना है। ये सारे उसके जो मल्टीपल चॉइस इसमें आंसर्स होते हैं? जी, एमसीक्यूज होते हैं। अच्छा, तो आप ये बताइए, अगर कोई स्टूडेंट नेट क्वालिफाई करना चाहता है तो पहले मुझे ये बताइए पेपर 1 को क्वालिफाई करने के लिए कैसे तैयारी करें, क्या क्या पढ़ें? देखिए, पेपर 1 में एक अगर डीआई सेक्शन की मैं बात करूं तो डीआई सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो पहले आपका टारगेट हो कि आपके डीआई नहीं गलत होना चाहिए, 5 क्वेश्चन आपको स्ट्रेट मिलेंगे। सेकेंड पार्ट ये है कि आपका जो कॉम्प्रिहेंसिव आएगा, 5 क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे, ये 10 सॉलिड हैं आपके। प्लस अवेयर रहना है टीचिंग एप्टीट्यूड और चाइल्ड साइकोलॉजी के, इनके क्वेश्चन ज़्यादा इधर उधर नहीं जाते हैं। अच्छा, टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या किस तरह का पूछ सकते हैं? आप टीचर हैं और आप टीचर जाते हैं, जब क्लासरूम में आप एंटर करते हैं तो आप कैसे पढ़ाएंगे, क्या ट्रीट करेंगे, आपकी क्या मेंटालिटी होनी चाहिए, आप कैसे अपने आप को अपडेट करेंगे, एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकल अप्रोच सीधे सीधे उसमें वो लोग पूछ लेते हैं। और बाकी हायर एजुकेशन में पूछते हैं क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि आप पीजी और यूजी के स्टूडेंट को पढ़ाने जा रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप भी समझ रहे हैं, कोरोना के बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गई कि कैसे ऑनलाइन एजुकेशन देनी है। तो वो ये चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी का प्रॉपर और अच्छे तरीके से यूज़ हो, मिसयूज़ ना हो, यूज़ हो। आईटी का सेक्शन रखा जाता है। करंट अफेयर्स एक टीचर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो करंट अफेयर्स को बच्चों को पढ़ाए। तो करंट के क्वेश्चन, इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस, तो ये क्वेश्चन एक ऐसे हैं जो आप इजीली इनको कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन एक ऐसे होंगे जो एक बहुत टफ पार्ट होगा। तो ठीक है, 35 ही तो टारगेट है 50 में से। 15 क्वेश्चन का मार्जिन फिर भी आपको दे रहा है यूजीसी कि आप उन 15 क्वेश्चन के मार्जिन को आराम से हैंडल कर सकते हैं। तो अच्छा, जैसे आप जब पढ़ते थे, आप पेपर 1 की जब आपने तो सपोज एजुकेशन में भी किया आपने, पॉलिटिकल साइंस में भी किया, तो जो पेपर 1 की तैयारी आप क्या पढ़ते थे? आप कोई एक्स्ट्रा बुक, आप कोई जीके की बुक लाके पढ़ते थे, रोज न्यूज़पेपर पढ़ते थे, आप क्या पढ़ते थे? मैम जैसे डीआई के लिए तो आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, किसी में भी डीआई गिवन है, आप आराम से पढ़ लीजिए। इन्वायरमेंट और करंट आपका ये 2 सेक्शन ऐसे हैं जो आराम से कवर अप हो जाएंगे। आप पिछले 6 मंथ का ऑनलाइन ही आप चेक कर लो, कई सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको जीके के क्वेश्चंस देती हैं, स्पेसिफिकली एनवायरनमेंट के। हायर एजुकेशन और यूजीसी और आईटी टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस, आईटी के भी आपको करंट से कवर अप हो जाएंगे। हायर एजुकेशन आप यूजीसी की साइट से पढ़ लो, वो अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। मतलब कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रहे हैं, इस टाइप की चीज़ें? बिल्कुल, कौन से चेयरमैन हुए इस टाइम, डायरेक्टर कौन है, क्या पैनल है, क्या नई पॉलिसी आई, गवर्नमेंट की कौन सी, जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इस पर क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा। कॉम्प्रिहेंसिव में कोई एक पैटर्न ऐसा उठाते हैं कि जिसको अगर आपने थोड़ा सा भी आप अवेयर हो तो आप आराम से उसको कर सकते हो। तो मैम कहीं ना कहीं कोई पर्टिकुलर बुक तो कभी मैं किसी बच्चे को पेपर 1 की सजेस्ट नहीं करूंगा। गलती वो यही करता है कि कोई भी एक बुक लेके पढ़ना शुरू कर, उसने पढ़ लिया, उसको लग रहा है कि आ जाएगा, उससे हार्डली 5 या 6 क्वेश्चन कवर होते हैं। यहीं पर उस बच्चे से चूक हो जाती है। अपडेशन बहुत ज़रूरी है सेक्शन डिवाइड करके। अच्छा, क्या जो डेली न्यूज़पेपर रीडिंग वो कितनी हेल्पफुल होती है? बिल्कुल होगी मैम, क्योंकि इन्वायरमेंट का क्वेश्चन कवर अप होता है, गवर्नमेंट की एजुकेशन के बारे में चीज़ें बदलती हैं, एचआरडी मिनिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट उसमें आर्टिकल्स आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके 7 to 8 मार्क्स क्वेश्चंस बचाएगा ही बचाएगा। अच्छा, आप क्या पढ़ते थे? मतलब लोग ये जानना चाहते हैं कि अमित क्या पढ़ते थे भाई? मैंने यूजीसी साइट पर मैं हमेशा से एक्टिव रहा हूँ, और पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट का, उस पर मैं बहुत एक्टिव रहा हूँ। और न्यूज़पेपर में हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया, इनके जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं इनको डेफिनेटली पढ़ा है। डीआई के लिए जो मैंने देखा है उसमें कोई भी आप किताब ले सकते हो। मेरे पास तो 2-3 बुक्स हैं जो मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन के टाइम पर रखी हुई थी, वो अभी भी चल रही है। डीआई में सिर्फ सिंपल होता है कि डेटा एनालिसिस करना होता है, देखकर उसको सिर्फ आपको लिखना होता है।
वो हो गया। और बाकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव मेरा कवर हो जाता है न्यूज़पेपर रीडिंग से ही, और करंट एंड एनवायरनमेंट ये भी कवर अप हो गया। हाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड या चाइल्ड पेडागोजी के लिए सबसे बेस्ट बुक मुझे लगती है बीएड में जो बुक्स चलती हैं, सिर्फ आप उनको पढ़ लीजिए तो आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे कोई बुक का नाम बताना चाहेंगे? बीएड में मैम अलग अलग स्टेट्स में उनकी खुद की स्टेट बुक्स होती हैं, तो वो स्टेट बुक्स पढ़ लें। तो उसमें गाइड भी पढ़ सकते हैं, वो कोई भी पर्टिकुलर गाइड पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। कोई भी टीचिंग एप्टीट्यूड पर आप अच्छा, तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ना ठीक रहेगा? मैम हाँ, ये आपने आखिर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट ईयर के क्वेश्चन एक्चुअली कर क्या रहा है, एनटीए जब इसको ले रहा है, हमारा जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, एनटीए बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहा है चीज़ों को। एनटीए का कॉन्सेप्ट ये है कि हम मगअप वाली चीज़ें नहीं देना चाहता, वो देना चाहता है कि कॉन्सेप्चुलाइज आप स्ट्रांग हो। तो एनटीए पैटर्न बहुत तेज़ी से चेंज कर देता है, मल्टीपल ऑप्शंस दे देता है, और मल्टीपल ऑप्शंस में भी ऑप्शंस हैं। तो पैटर्न आप डेफिनेटली फॉलो करिए, बट बहुत ज़्यादा पीछे पेपर मत जाइए। अच्छा, हाँ, क्योंकि बाकी देखिए नीट में और जेई में तो ऐसा होता है कि लोग लास्ट 20 इयर्स का क्वेश्चन लगा डालते हैं, तो नेट में ऐसा होता है क्या? नहीं मैम, इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, अपडेट होना पड़ेगा। एक या दो बार के पेपर आप देख सकते हैं, जैसे अभी इस बार का पेपर हुआ तो आप देख लीजिए, लेकिन ये उम्मीद करके चलिए कि 50 to 60% एनटीए नेक्स्ट पेपर जब आएगा तो पैटर्न और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड चेंज। अच्छा, पैटर्न भी चेंज हो जाता है? पैटर्न, नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो नहीं चेंज होते हैं, हाँ, लेकिन ये ज़रूर चेंज हो जाता है कि जो लेवल है क्वेश्चंस का, लेवल ऑफ द टॉपिक, वो बढ़ा देता है एनटीए। अच्छा, ये जो पेपर 1 होता है, इसमें एक तो आपने जैसे कहा कि नॉलेज होना, ओवरऑल आपके कॉन्सेप्ट कैसे, आपकी नॉलेज कैसी, वही काम आने वाली। क्या टाइम मैनेजमेंट में इसमें कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जब आप 50 क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उसमें स्पीड मेंटेन करना है, ये भी ज़रूरी होता है कि आप पढ़ने में लग गए, टाइम निकल के, ऐसा भी हो जाता है क्या? बिल्कुल हो जाता है मैम। इस बार का लेटेस्ट मैं आपको बताऊं तो लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि वो जब पेपर 1 कर रहे थे तो उसमें बहुत ज़्यादा डीआई में फंस गए। अब कैलकुलेट ही कर रहे हैं, 5 क्वेश्चन को बचाने के चक्कर में उन्होंने बहुत टाइम लगा दिया। जब 100 वाला सेक्शन स्टार्ट हुआ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग्स में नहीं है फिलहाल अभी तक, तो वो एंड तक करते चले गए, 80 क्वेश्चन तक पहुँचे, 90 पहुँचे। अब देखा टाइम बहुत कम है, उनको एक बहुत ही एक सरप्राइज़ मिला एनटीए की तरफ से कि उसने 90 से लेकर 100 तक कॉम्प्रिहेंसिव दे रखा था। मतलब अगर वो 10 मार्क्स फ्री के थे, लेकिन मैक्सिमम बच्चों का वो छूट गया क्योंकि वो पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला। पढ़ने का टाइम नहीं मिला। एक बार ओवरव्यू, एक बार आप देख तो लो कि क्वेश्चन एक बार स्टार्टिंग और एंड से देख लो, दोनों साइड से देख लो, क्योंकि जब आप कंप्यूटर में करते हैं टिक का होता है तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसको देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन क्या है। तो एक बार देख लो कि ऐसा तो नहीं कोई सेक्शन आपका ऐसा हो कि इस बार फिर से वो कॉम्प्रिहेंसिव आ जाए, तो आपके 10 मार्क जो आपको फ्री में मिलने वाले थे वो छूट गए। बहुत सारे स्टूडेंट का नेट इस बार इसलिए नहीं निकल पाया क्योंकि उनके वो लास्ट का 10 क्वेश्चन जो थे वो मिस हो गए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं मतलब आप पहले क्वेश्चन पेपर को पूरा आगे से पीछे तक पढ़ लीजिए, पढ़ देख लिए ना, और जो इजी लग रहा है उसको पहले कर लीजिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपको स्विच करने का मौका मिल रहा है, जिसमें आपका टाइम बच रहा है, जिसमें आप 100% श्योर हो कि मुझे स्कोर करना ही करना है। आप वो करिए, बाद में आपको गेस मारने का मौका मिलेगा, वो आप मारिए, लेकिन पहले आप अपना सेक्शन स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। और अच्छी बात है, कोई आपकी निगेटिव मार्किंग है नहीं, जो आपको नहीं भी आ रहा है या टफ लग रहा है उसको भी आप अटेम्प्ट करिए। अच्छा, ये तो ये बात हुई पेपर 1 की, और पेपर 2 की में क्या क्या आता है और कैसे तैयारी करनी चाहिए? पेपर 2 में सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है कि मैंने हर स्टेट में बच्चों से बात करी है, उनके फ़ोन आए हैं, कॉल आए हैं, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी, जैसे यूनिवर्सिटी अपने हर स्टेट में एक गाइड टाइप चीज़ इशू कर देती है कि छोटी सी पतली सी एक बुक ले लो, उसको पढ़ लो और बस एग्ज़ाम दे आओ, और जो भी लिखाओ यूनिवर्सिटी में आपको एटलीस्ट पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे। ये टेंडेंसी ही डैमेज करती है। 5 सब्जेक्ट हैं, एटलीस्ट 2 बुक खरीद लो, 2 बुक का तो कंटेंट आपके पास जाएगा, क्योंकि जो बुकों में लिखा हुआ है वो गाइड नहीं कवर करती, गाइड तो क्वेश्चन आंसर बेस्ड है। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, सेकंड पेपर अपने आप तैयार होता है, बस एटलीस्ट आप फिर से ज़रा जाइए फ्लैशबैक में और देखिए ग्रेजुएशन में आपके कितने सब्जेक्ट्स थे, पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने सब्जेक्ट्स थे, कौन सा सब्जेक्ट, जैसे सोशलॉजी भी है तो कौन सा सब्जेक्ट आपका सबसे ज़्यादा कवर कर रहा है। तो बेटर है कि आप उसकी बुक ले लो और एक बार थॉरो रीडिंग कर लो, कॉन्सेप्ट हाईलाइटेड वर्जन को नोट्स बना लो। अच्छा, आप बताओ, एक मैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट लूँ, सपोज़ कि हमने इकोनॉमिक्स लिया, अब किसी ने एमए किया है इकोनॉमिक्स से, अच्छे मार्क्स आए हैं और नेट क्वालिफाई उन्हें करना है, पेपर 2 की बात कर रही हूँ मैं, तो आप ये बताओ कि
जो पीजी में 2 साल की जो उनकी बुक्स हैं, जो उनके सिलेबस में कि जिस भी यूनिवर्सिटी में हो, कानपुर यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, तो वो जो उन्होंने पीजी में पढ़ा वो कितना काम आता है? बहुत ज़्यादा काम आता है, और उससे ज़्यादा काम आता है आपका 11th एंड 12th के कॉन्सेप्ट्स, बेस कॉन्सेप्ट्स। अच्छा। बहुत ज़्यादा काम आते हैं। अगर आपके 11th एंड 12th के बेस कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप ये मान के चलिए कि आपने 100 में से 25 to 30 क्वेश्चंस तो निकाल लिए। अच्छा जी। और इसके बाद आती है ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन की बात। तो ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में आपकी जो बुक्स होंगी, जैसे आपकी माइक्रो लगती है एंड मैक्रो लगती है एमए के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में, तो उनके जो प्रिंसिपल्स हैं उनका ओरिजिन हुआ था 12th से। यहाँ उनकी थोड़ी डिटेलिंग है। तो जब आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा होगा तो यहाँ पर आते आते आपके कॉन्सेप्ट्स और बिल्डअप हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा फायदा करता है सिर्फ आपका ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स। तो आप ही बताइए, जब अगर हम कोई नेट क्वालिफाई करने जा रहा है तो क्या एक बार वो 11th 12th की बुक्स को भी एक बार रिवाइज कर ले? बिल्कुल 100% वो रिवाइज करें। और जब उसके यूनिवर्सिटी में जो उसने उनको सिलेबस दिया जाता है, हर एक टॉपिक को एटलीस्ट उसका वो ओवरव्यू तो ज़रूर कर ले। चलिए, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि अगर आप नेट क्वालिफाई करने का सपना देख रहे हैं तो एक बार फिर से अपनी 11th 12th को ज़रूर आप एक बार पढ़ें। ग्रेजुएशन के भी जो मेन चैप्टर्स हैं, अच्छा इसमें कोई ऐसा भी है कि भाई आप नेट क्वालिफाई करने जा रहे हैं तो कोई हर स्टूडेंट देखिए शॉर्टकट जानना चाहता है, क्या ऐसा है कि ये टॉपिक्स हैं ये ज़रूर जानना चाहिए आपको, इन्फ्लेशन ज़रूर समझना है, ये ज़रूर समझना है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ जी बिल्कुल है। कुछ टॉपिक हमेशा बड़े फेवरेट रहते हैं। अगर आपने इकोनॉमिक्स की बात करी है तो इकोनॉमिक्स में एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि इकॉनमी का कुछ प्रिंसिपल्स बने हुए हैं। जैसे प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट बने हुए हैं, कॉस्ट के कॉन्सेप्ट बने हुए हैं, रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट बने हुए हैं, उधर आपका मैक्रो में डिटर्मिनेशन के कॉन्सेप्ट हैं। तो ये कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन उसको देना ही देना है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट उठाएगा तो उसको देना ही देना है, डेफिनेटली देगा। तो ये जो पार्ट है, हाँ लास्ट ईयर के पेपर जब आप एनालिसिस कर रहे होगे, बहुत टाइम नहीं बट हाँ आप 2-3 बार के देखोगे तो आपको देखोगे कोई 1-2 टॉपिक ऐसे जो रिपीट हो रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, तो मेक अ नोट और उसके कॉन्सेप्ट को कर लीजिए, तो अगेन आप प्लस हो गए थोड़े से क्वेश्चंस में। अच्छा जी। अच्छा, ये नेट क्वालिफाई करने में प्रैक्टिस करना, जैसे आपने कहा कि भाई अगर स्टूडेंट से बात करें तो कहते ठीक है हमने तो बहुत अच्छा, मतलब पीजी में हमने बहुत अच्छा, हमारा रिजल्ट आया, बहुत अच्छे मार्क्स भी आए, लेकिन वो स्टूडेंट ही नेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो क्या ये पढ़ाई में कहीं कॉन्सेप्ट में कमी रह जाती है, या उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया, उन्होंने रिवाइज नहीं किया, क्या कमी रह जाती है? कमी जो सबसे बड़ी रह जाती है मैम वो ये रह जाती है कि मार्क्स बेस्ड पढ़ाई कभी कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं बन सकती। तो वो लोग क्या करते हैं, उनका टारगेट होता है कि मार्क्स बहुत अच्छे लाने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रेजेंट कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट से जोड़ नहीं पाते। जैसे फॉर एग्जांपल आपने आरबीआई के बारे में पढ़ा, तो आरबीआई के फंक्शंस तो आपने रट लिए, लेकिन कभी न्यूज़ जब फ्लैश हो रही है तो आपने कभी ये देखा कि आरबीआई का जो वो वाला फंक्शन था वो इस न्यूज़ से कैसे लिंकअप हो रहा है। तो ये जो रिलेटिविटी है, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। आप अपने कॉन्सेप्ट को रिलेटिव कैसे कर पा रहे हैं, जब आप ये सीख जाते हैं प्रैक्टिस करते करते। जैसे रेपो रेट कैसे तय हो रही, इसको भी आपने समझा, आपने बुक तो पढ़ लिया, आरबीआई के बारे में पढ़ लिया, लेकिन इसका क्या मतलब है, कैसे असर होगा। आप कह रहे हैं जो प्रैक्टिकल चीज़ें हो रही हैं, मतलब जो इकोनॉमी में जिसका असर दिख रहा है वो आपको कितना आता है? एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि कॉन्सेप्ट कभी भी आप ये एग्ज़ाम देने आप जा रहे हो तो आप क्या बनने जा रहे हो, आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हो। तो जब आप कॉलेज में पढ़ाओगे तो बच्चों से के सामने तो एक सबसे बड़ा पॉइंट ये आएगा ना कि सर आप इसको प्रैक्टिकली कैसे मुझे समझा पा रहे हैं, तभी तो इंटरेस्ट डेवलप हो पाएगा। तो एनटीए जब ये जो टेस्टिंग एजेंसी है ये चेक भी उसी तरीके से करती है कि आपको प्रेजेंट की थ्योरी और प्रैक्टिकल थ्योरी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपडेट रहना में। अच्छा, आपने जो ये 6 सब्जेक्ट में आपने किया, नेट क्वालिफाई किया, तो कितना पढ़ते थे? जैसे आप जब आपने पॉलिटिकल साइंस से नेट क्वालिफाई किया तो आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट तो नहीं रहा होगा? मेरा पीजी था मैम, क्योंकि बिना पीजी करे हम पॉलिटिकल साइंस दे नहीं सकते। हाँ। तो पीजी में मैंने थॉरली पढ़ा और मेरी जो कंसिस्टेंसी रही है वो हमेशा से 2 to 3 आवर्स रही है। बाकी टाइम मैं वर्किंग करता हूँ, वर्किंग मेरे आवर्स रहते हैं, लेकिन मैं एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो करता हूँ वो करता हूँ। जैसे खाना हमारे लिए रोज़ ज़रूरी है, सोना बहुत ज़रूरी है, वैसे ही कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन मैंने अपने आप को हमेशा से रखा हुआ है कि 2 घंटे से 3 घंटे मैक्स मुझे पढ़ाई करनी है तो करनी है। वो चाहे रात को 12 से 2 का टाइम निकले या 1 से 3 का टाइम निकले या 10 से 12 का टाइम निकले या कभी दिन में मौका मिल जाए, ये कंसिस्टेंसी मैंने ब्रेक नहीं करी। और शायद यही सबसे बड़ा एक मंत्र है, सक्सेस मंत्र, जो आज काम कर रहा है। अच्छा, कभी आप थके नहीं, कह रहे अब चलो ठीक है जॉब भी अच्छी खासी चल रही है
तो फिर जैसे आपने कहा ना एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है कि आपको 3 घंटे 2 घंटे पढ़ना ही है, तो कभी लगा नहीं कि क्यों बेकार में ये क्यों किया जाए? इंटरेस्ट जब सब्जेक्ट के लिए डेवलप हो जाता है तो वो चीज़ आपको ऑटोमेटिक मैग्नेट की तरह खींचती है कि आप बिना पढ़े रुक नहीं सकते, बिना अपनी नॉलेज को एक्सपैंड और डेवलप करे रुक नहीं सकते। तो ये एक क्रेज़ हर इंसान के अंदर अपने इंटरेस्ट को लेकर होना ज़रूर चाहिए, तो वो कभी नहीं रुकेगा और ना वो कभी थकेगा। अच्छा, जब ये आपने कितने साल से आप जॉब कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई और जॉब ये 2 चीज़ें पैरेलल कब से चल रही हैं? ये 2009 से सबसे पहले मैंने टीचिंग लाइन ऑप्ट करी थी, और टीचिंग लाइन मैंने एक इंस्टीट्यूशनल टीचिंग लाइन 2009 से ऑप्ट करी, एंड 2003 से ही मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था मैंने। जब भी 12th के बच्चे होते थे, ग्रेजुएशन के बच्चे हुए, फिर 12th के बाद ग्रेजुएशन के बाद फिर पीजी, तो धीरे धीरे ये 2003 से सिलसिला चल रहा है। करीब 17 साल हो चुके हैं, इंस्टीट्यूशनल टीचिंग के 12 साल हो चुके हैं। तो जब पढ़ाना स्टार्ट किया, देन उसके बाद मुझे लगा, मैंने कहा नहीं, अब थोड़ा सा और डिसिप्लिन में आना है। एक टाइम जहाँ पर काम किया, एक टाइम जहाँ पर फ्रेंड्स के साथ गए भी, घूमे भी, ट्रैवल भी किया, और फिर एक टाइम जहाँ पर बिल्कुल शांति हुई, तो फिर 2 से 3 घंटे अपने लिए निकाले ज़रूर। तो ये हमेशा से मेंटेन रहा मैं। और एमफिल किस सब्जेक्ट में किया आपने? कॉमर्स में किया। कॉमर्स में किया। तो अब पीजी आपने कितने सब्जेक्ट में पढ़ लिया है? पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा 7 मास्टर्स हैं बेसिकली मेरे पास, और 6 पीजी थे, तो 6 पीजी में मेरा निकल गया नेट। अब क्योंकि एमफिल एमकॉम एक ही जैसी हो जाती है, तो फिर अब मेरा जो नेक्स्ट टारगेट होगा, अब मैं एक और नया पीजी करूँगा और फिलॉसफी, देन उसके बाद से 7th जो मुझे नेट क्लियर करना है वो फिलॉसफी में करना है। अच्छा, तो इतना पढ़ के अभी आप थके नहीं? अच्छा लग रहा है अभी? मैम अभी तो इनफैक्ट यस, इस साल से तो मतलब वो जो पावर थी वो और दुगनी हो गई है जी। अच्छा, ये सब ये अपने आप में बहुत सारे स्टूडेंट को मोटिवेट करने वाली बात है। ये वो क्या की फैक्टर होता है जो कि स्टूडेंट को कहता है कि नहीं तुम्हें और पढ़ना है? जैसे अभी आपने कहा कि होता है ना कि एक रिकॉर्ड बन गया, करियर भी अच्छा चल रहा है, बहुत सारे ऑफ़र भी आ रहे हैं, लेकिन अब ये आप बहुत अच्छी बात है कि भाई आपने कहा कि आप 7वें सब्जेक्ट में फिर से आप करने जा रहे हैं। तो ये क्या की फैक्टर है जो आपको इतना मोटिवेट करता है, इतना एनर्जेटिक रखता है? सिर्फ एक नॉलेज की भूख कह लें, और दूसरी चीज़ ये कह सकते हैं कि जितना आगे आप बढ़ेंगे स्लो स्टेप करते करते, सक्सेस आपको और अच्छे से एक बड़े वर्जन में आपको मिलेगी। कोई भी चीज़ अगर आप क्रिएट करते हो, कोई भी आप छोटा सा इनिशिएटिव भी आप लेते हो, तो वो इनिशिएटिव बड़ा तभी बनेगा जब आप अपडेट होगे। तो मैम बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है इसके लिए वो ये है कि मुझे अपडेट रहना है, मुझे सीखते रहना है, और जब तक मैं नॉलेज सीखता रहूँगा तो कहीं ना कहीं ये नॉलेज आपको इन रिटर्न बहुत कुछ देती है। अच्छा, यही मैं पूछने वाली थी। देखिए, स्टूडेंट जो है वो आजकल के स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा की फैक्टर है रिटर्न में क्या मिलने वाला। तो जैसे हमने बहुत मेहनत की तो आईआईटी में एडमिशन मिलेगा, फिर आईआईटी से डिग्री लेंगे तो बहुत अच्छी जॉब मिलेगी। अब ये बड़ा डिस्कस होता है कितने पैकेज, भाई सब पेरेंट्स भी जाना चाहते हैं मेरे बच्चे को कितना पैकेज मिलने वाला है। तो एक तो ये आप इतने सब्जेक्ट में पढ़ाई कर रहे हैं और कंटिन्यूस करते जा रहे, जाहिर सी बात है आप एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये पैशन भी है, मतलब एक हार्ड वर्क भी है, और बहुत सारी चीज़ों से आप कंप्रोमाइज़ भी करते होंगे। मतलब जो अगर वो 2 घंटे आप पढ़ाई ना करें तो आप घूम सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इन रिटर्न क्या मिलता है? मतलब लोग बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहेंगे कि इससे क्या भैया आपकी सैलरी बढ़ जाती है, कि मतलब क्या आप क्या हासिल करते हैं, इन रिटर्न में क्या मिलता है आपको? और आपके लिए इन रिटर्न के माने क्या है? देखिए, हर एक के लिए माने अलग होते हैं ना। जैसे किसी को कोई कहता है हमारी सैलरी डबल होगी, लेकिन हर स्टूडेंट को लगता है भाई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पैसा ही, मतलब कुछ और भी मिलता है, जो आप अपने स्टूडेंट को बताइए। देखिए, जब आप इंडियन टीचर्स के और इंडियन स्कॉलर्स की डिमांड वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है। मैं इंडिया में अपने इन इंस्टीट्यूशनल काम से ज़्यादा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स, इंटरनेशनल बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस के जो असाइनमेंट्स आते हैं, जो उनके प्रोजेक्ट आते हैं, एजुकेशनल डेवलपमेंट के, जो उनके एजुकेशन लाइन के कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस, उनके रेगुलर सेमेस्टर वाइज, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो देखते हैं इंडिया की तरफ। तो अगर आप अपनी नॉलेज इन्हांस करते हो तो आपको बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो आपको अब्रॉड में ले जाएंगी, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो आपको इन कंट्री रखते हुए आपको रिटर्न इतना देंगी जितना शायद आप ना किसी गवर्नमेंट जॉब से ले सकते हो, ना किसी प्राइवेट जॉब से ले सकते हो। तो आपका जो नॉलेज है वो मॉनेटरी सेंस में भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, सक्सेसफुल भी आपको बनाएगा,
करियर भी आपका ऐसा स्टैब्लिश कर देगा कि ना आप टाइमिंग आपके अकॉर्डिंगली, जॉब आपके अकॉर्डिंगली, पैसा भी आपके अकॉर्डिंगली, बस फिर और क्या चाहिए। और क्या चाहिए। नहीं, ये आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं अरे ठीक है एक सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाई करेंगे तो भी जॉब मिल जाएगी और सैलरी मिल जाएगी, तो इतने सारे को पढ़ने की क्या ज़रूरत है। और जो आप, मेरे ख्याल में जो आप इतनी नॉलेज गेन करने के बाद जो आपको सेटिस्फेक्शन और जो रिस्पेक्ट, जो रिगार्ड मिलता है, वो तो इनवैल्यूएबल है, जो आप इन टर्म्स ऑफ मनी में उसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। राइट, एग्जैक्टली। और इम्पॉर्टेंट ये भी है कि मैम लोगों को लगता है कि एक दो क्वेश्चंस स्टूडेंट ने मुझे ये भी पूछे, बोलते हैं सर एक बात नहीं समझ आती, हमने सोचा था कि 6 नेट क्वालिफाई करने वाला इंसान कोई 50s या 60s टाइप में होगा, तो आपने ये कैसे कर लिया। मैंने कहा दिस इज़ व्हाट, कि जब आप माइंड को सुकून में रखते हो, जब आपको जितना भी स्पिरिचुअल चीज़ें होती है तो बताती हैं कि आप बिल्कुल एनर्जेटिक कब रहोगे, जब आप माइंड से बिल्कुल टेंशन फ्री रहोगे, जब आपको किसी भी बात का स्ट्रेस नहीं होगा। जब आप हमेशा स्ट्रेस में ही रहोगे तो फिर आप कैसे कोई एग्ज़ाम निकाल पाओगे। टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है, स्ट्रेस कंट्रोल करिए। लोगों को डेफिनेटली आपसे उम्मीद है, लेकिन उसका रिटर्न, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक बार अनसक्सेसफुल हुए तो आप गिव अप कर देते हो। जब आप गिव अप करते हो तो आपसे नहीं होगा स्ट्रेस में। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि देखो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि हो क्या रहा है, मैंने यही सोचा कि जो मैं कर रहा हूँ कहीं ना कहीं मुझे कभी ना कभी सक्सेस देगा ही देगा। तो बस इसलिए आराम से विद इन एज हो गया सब कुछ। ये तो बहुत अच्छी बात, बहुत आपने नेट एग्ज़ाम के बारे में बताया। मुझे लगता है अमित ने जो हमें बातें बताई हैं, जो तरीके पेपर 1 पेपर 2 के बारे में बताया, तमाम स्टूडेंट जो नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही नॉलेज देने वाला इंटरव्यू है। एक लास्ट सेगमेंट में आपसे पूछना चाहती हूँ, तमाम स्टूडेंट भी जानना चाहते हैं कि एक आप जॉब भी कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं, खुद की भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका रूटीन क्या रहता है, यानी मॉर्निंग टू नाइट? क्योंकि लोग कहते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं, अरे इतना टाइम कहाँ है, कौन पढ़ेगा इतना। तो आप बताइए, आप मॉर्निंग टू नाइट आपका क्या रूटीन रहता है? मॉर्निंग 7:30 पर उठने के बाद सबसे पहले रहता है कि पहले स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना। मैक्सिमम 2 तक मैं फ्री हो जाता हूँ। नहीं तो आप मॉर्निंग में कितने बजे उठते हैं? मैं 7:30 तक उठ जाता हूँ और इसके बाद फिर सीधे रेडी होकर अपने इंस्टीट्यूट गए, वहाँ पर अपने सारे वर्क देखे। 2 बजे फ्री होने के बाद 1 से 1.5 घंटा अपने लिए लंच किया। देन 1:30 बजे के बाद से फिर मेरा ऑफिस है, जहाँ पर ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूट्स के वर्क होते हैं। अपने लोगों को मैंने गाइड करा कि किस में क्या करना है। 2 घंटा उनसे उनका माइंड फ्रेश किया, उनसे एक शॉर्ट मीटिंग रखी। देन उसके बाद जब करीब 5:30 बजे से 6:30 या 7 बजे तक 1 या 2 बैचेस मेरे रहते हैं स्टूडेंट्स के लिए। देन 7 के बाद मैं कम से कम 3 घंटे के लिए आराम से फिर कहीं जाना है, घूमना है, या जो भी बिल्कुल फ्री माइंड, कुछ भी नहीं। 10 बजे डिनर करने के बाद देन फिर मैं अपने स्टडी रूम में 11 बजे से 1 बजे या 2 बजे तक आराम से पढ़ना। देन उसके बाद जब आप बहुत सुकून में आपका सब चीज़ हो जाता है तो फिर उसके बाद सो गए, तो 5 to 5.5 आवर की नींद भी पूरी हो जाती है। और दिन में आपको जो भी आपको करना है, आपको हर टाइम ब्रेक मिलकर टाइम आपको पूरा मैनेज होता है। मतलब आप डिनर करने के बाद रोजाना 2-3 घंटे पढ़ते हैं डेली रेगुलर। तो अमित जी, ये तो आपका रूटीन था और आप इतनी पढ़ाई करते हैं, इससे तो लोगों को लगता है कि आपने इतनी पढ़ाई की, आप तो ईजिली IAS बन सकते थे। कभी सोचा नहीं कि UPSC क्वालिफाई किया जाए? मैम यही मिथ एक तोड़ना चाहता था कि क्या हमेशा एक अच्छे स्कॉलर को सिर्फ एक ही टारगेट क्यों दिखाया जाता है, सिविल सर्विसेज। देखने में सुनने में लगता है कि लोगों ने इसको इस नज़रिए से देख रखा है कि वहाँ जाएंगे तो हर चीज़ लग्जरी है, पैसा भी है, पावर भी है। बट इनफैक्ट अगर आप इनको इंटरनली देखें तो शायद उनकी लाइफ में स्ट्रेस सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा टेंशन उनके लिए है, क्योंकि उनके पास जिम्मेदारियाँ बहुत हैं और वो अपनी जिम्मेदारियों में इतने हैं कि उनको मैनेज करना पड़ता है। और एक जो टीचर होता है, जो एजुकेशन लाइन होती है, उसमें मैनेज नहीं होता, उसमें नॉलेज स्प्रेड होती है। मैं बन के तो एक IAS बन पाता, और यहाँ पढ़ा के तो मैं बहुत सारे IAS, CS, CS कर रहा हूँ। और कई सारे ऐसे लोग हैं, तो सोसाइटी को सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कौन दे रहा है? प्रेजेंट में तो मैं दे रहा हूँ। तो बस ये चीज़, ये जो सेटिस्फैक्शन है। मतलब आप कह रहे हैं कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना नहीं था, तैयार करना था। जी, राइट। अच्छा, आपने कई सारे जॉब भी छोड़े, बैंक का भी जॉब छोड़ा, तो कभी घर से प्रेशर नहीं आया कि अब अच्छी जॉब लग गई है, क्यों जॉब क्यों छोड़ रहे हो? मैम उनको बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस और सेटिस्फैक्शन था मेरी वर्किंग पर। उनको पता था कि ये कुछ भी करेगा तो इसमें इसको सक्सेस मिलनी है, तो क्यों ना ये वो काम करे इसमें इसको सेटिस्फैक्शन रहे। तो बैंक की जॉब करना मुझे सिर्फ छोटा सा एक मिथ तोड़ना था
क्योंकि बच्चे क्या कहते हैं कि डिग्रीज मिल जाती हैं लेकिन सरकारी नौकरी नहीं मिलती। तो सरकारी नौकरी ही इज़ नॉट अल्टीमेट टारगेट। अब सरकारी नौकरी मिलना तो आसान है, मैंने तो 3 जॉब करी सिर्फ इसलिए करी कि एक मैसेज देना चाहता। आपने कहाँ सेलेक्ट हुए थे आप? मैम इलाहाबाद बैंक में मैं पीओ पर सिलेक्ट हुआ था, बैंक ऑफ इंडिया में मैं सिलेक्ट हुआ था, और जो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की जो जॉब थी मेरी उत्तराखंड में, वहाँ पर मैं सिलेक्ट हुआ था। तो इनमें जब सिलेक्ट हुआ, इवन मैंने आपके केवी के एग्ज़ाम्स निकाले हैं और कई सारे एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया है, एसएससी भी मैंने निकाला हुआ है। तो इन सारे एग्ज़ाम को करने का मतलब सिर्फ एक मैसेज देना था। स्टूडेंट मुझसे कहता है, मैंने कहा देखो मैं तो एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, सिर्फ एक कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ा और एग्ज़ाम्स निकल गए, तो क्यों नहीं तुम कर सकते हो? मैंने कहा तो गवर्नमेंट जॉब इतना बड़ा टारगेट नहीं होना चाहिए। तो मैं जब कर सकता हूँ एक एवरेज स्टूडेंट, और इतने पढ़ने के बाद मैं किसी भी एज में निकालने के लिए रेडी हूँ एग्जामिनेशन को, तो तुम तो ये चीज़ निकाल सकते हो आसानी से। तो अपने इंटरेस्ट को डेवलप करो। तो ये जो मिथ है ना, ये मुझे खुशी है कि सक्सेसफुली तोड़ पाया मैं। तो अभी नेक्स्ट आपका, एक तो आपने बताया कि आप 7th सब्जेक्ट में मास्टर्स करना चाहते हैं, अभी आपका क्या ड्रीम है? मैम अभी ड्रीम मेरा ये है कि जब तक तो एजुकेशन को मैं कर सकता हूँ तब तक मैं करूँगा। मैं अपनी बुक्स के माध्यम से सोसाइटी को एक कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूँ। एजुकेशन सबसे ज़्यादा स्प्रेड कर सकूँ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, ये मेरा एक और टारगेट है। और बहुत जल्दी मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो सक्सेसफुली वहाँ होगा तो एक इंटरनेशनल लेवल पर जो भी पढ़ना चाहता है, क्योंकि मैं एजुकेशन को सिर्फ इंडिया में सीमित नहीं रखता हूँ, मैं हर जगह ऑलरेडी स्प्रेड करता आया हूँ। तो पर्पस ये है कि लोग यहाँ इंडिया का नाम हर जगह जाने। थैंक यू अमित, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। बस मैं लास्ट सेगमेंट में चाहती हूँ जो तमाम स्टूडेंट्स, चाहे वो ग्रेजुएशन कर रहे हों या फिर वो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हों या फिर बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों आप, और या फिर वो सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, हर कोई, मतलब बहुत बड़ी हमारे देश में एक बड़ी आबादी है जो हर पेरेंट का सपना होता है कि मेरा बेटा जो है या बेटी IAS अफसर बन जाए। सक्सेस के लिए ओवरऑल मैं अगर पूछूं, सारे कंपटीशन, सारे एग्ज़ाम के लिए ओवरऑल सक्सेसफुल होने के लिए क्या की फैक्टर्स होते हैं जिनको कि आपने अपनी लाइफ में अप्लाई किया है? मैम सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मैंने कभी घर को लाइब्रेरी नहीं बनाया, और यहाँ बच्चा ये बहुत बड़ी गलती करता है। उसको जिसने भी सजेस्ट कर दिया वो सारा मटेरियल और कंटेंट खरीद लेता है। कोचिंग दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब आप बिल्कुल कोचिंग में इंडल्ज हो जाते हो, पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हो, तो आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस छोड़ देते हो। तो पहला तो की फैक्टर ये है कि आप लिमिटेड बुक पढ़िए लेकिन उनको कंप्लीट पढ़िए। दूसरा है अपडेट रहिए, ये नहीं कि आप एक ही चीज़ पर पुराने सिस्टम से आप पढ़ते चले जा रहे हो, नया पैटर्न है उसको समझिए। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी सेल्फ स्टडी, वो आप करिए और कंसिस्टेंसी रखिए। आपको रेगुलर पढ़ना है तो आप रेगुलर करिए। कंटेंट चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्या पढ़ना है इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या छोड़ना है। और वहाँ पर जब आप 100% तैयारी करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आज तक सिविल सर्विसेज में भी आप 60% का टारगेट रखिए, आप सिलेक्ट हो जाएंगे। 50 से ऊपर 50-60 के बीच में ही वहाँ पर परसेंटेज जाता है। तो क्यों आप 100 को टारगेट लेकर चल रहे हो? जो आपका लीस्ट पॉइंट है छोड़ दीजिए, जो आपका स्ट्रेंथफुल और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको और अच्छे से तैयार करिए। जहाँ आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, हिट कर सकते हो, उसको ज़्यादा अच्छे से हिट करो, इंस्टेड ऑफ कि आप डिप्रेस हो रहे हो कि मैंने ये नहीं पढ़ा। 100 में से 100 तो IAS में आज तक कभी कोई नहीं लाया। तो फिर क्यों? मतलब आप कह रहे हैं कि आपको अगर जो भी कंपटीशन की तैयारी करें तो आपको एक सेलेक्टिव स्टडी करनी चाहिए, ये नहीं कि सब कुछ पढ़ लिया। सब कुछ पढ़ने के चक्कर में कई बार हम इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर जाते हैं, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल मैम, और लिमिटेड पढ़ो लेकिन पूरा पढ़ो। बहुत ज़्यादा लोगों से सुनो नहीं और डाइवर्ट मत हो। डाइवर्जेंस बहुत एक बेकार चीज़ होती है कभी भी किसी तैयारी में, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो, किसी ने बोल दिया ये तो गलत बुक से पढ़ रहे हो, ये तो गलत चीज़ से पढ़ रहे हो, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस कहाँ गया? अब आप यही करते रहोगे तो फिर तैयारी कब करोगे? 6 महीने बाद तैयारी करी, फिर बुक बदल दी, फिर 6 महीने बाद आपने बुक बदल दी, तो आप तो कभी नहीं सक्सेसफुल हो पाओगे। जो पढ़ो, मैंने बस वही कहा ना कि जो कंटेंट आप तैयार कर रहे हो आप उसको अपडेट कर दो और अपनी सेल्फ स्टडी पर कॉन्सेंट्रेट करो। ठीक है, आपको कुछ हेल्प चाहिए, पेपर्स चाहिए, आपको प्रैक्टिस के लिए कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, आप बिल्कुल करिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उन पर डिपेंड हो जाइए। तो 2 ही की फैक्टर है, लिमिटेड कंटेंट विद कंसिस्टेंसी एंड सेल्फ स्टडी।
ओके, और सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू अमित जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। मुझे लगता है तमाम स्टूडेंट जो नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये इंटरव्यू बहुत मीनिंगफुल है। इसके अलावा भी आप किसी भी फील्ड में एक्सेल करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो आज लास्ट में अमित जी ने की फैक्टर्स बताए हैं कि आपको सेल्फ स्टडी पे फोकस रखना है, और ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप किस राइटर की बुक पढ़ रहे हैं या कौन सी कोचिंग अटेंड कर रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं और आपकी कंसिस्टेंसी, मतलब आपको लगातार पढ़ना है। ये नहीं कि आपने आज पढ़ लिया 10 घंटे और कल 2 ही घंटे पढ़ा, ये बहुत मायने रखता है। अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना।